जी हाँ, नमस्कार। शुभ सायं। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? और थोड़ा सा आज तबीयत ख़राब होने की वजह से ठीक है, सुबह में क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिएगा, दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ आपके समक्ष। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधुना सफलतायै पठनम आवश्यकम वाक्य में ल्युट प्रत्यय युक्त पद क्या है? अधुना का मतलब होता है अभी, ठीक है, और सफलतायै यानी सफलता के लिए, चतुर्थी एक वचन का है ना, तो के लिए, सफलता के लिए, पठनम आवश्यकम यानी पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो इस वाक्य में ल्युट प्रत्यय से बना हुआ पद कौन सा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। यानी ल्युट प्रत्यय से बना हुआ पद कौन सा है? ठीक है, यानी सफलताई, पठनम, आवश्यकम या अधुना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर पठनम होगा। ठीक है, ल्युट प्रत्यय की बात करें तो ल्युट प्रत्यय में से केवल यू बचता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर इसके लोप हो जाते हैं। यू के स्थान पर अन आदेश होता है और अंत में म जुड़ करके अंत में नम इस प्रकार से दिखेगा आपको, जैसे पठनम, लेखनम, हसनम, गमनम। ठीक है, गमनम इत्यादि जितने भी पद हैं ये सब के सब क्या हैं? ल्युट प्रत्यांत पद है। ज्ञानम, दानम, ध्यान रखिएगा, ज्ञानम, दानम ये दोनों ही पद क्या हैं? ल्युट प्रत्यांत पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जही किस धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है? अब एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी ही दिखे आपको, ठीक है, ए ही, जही, देही, दा धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में देही रूप बनेगा। इण धातु का, इण यानी जाने के अर्थ में जो धातु है इसमें भी ए ही बनेगा। और हन धातु का यहाँ पर क्या बनेगा? जही रूप बनेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कहा कि भाषा को सीखा जा सकता है अनुकरण के द्वारा, प्रयास के द्वारा, परिवेश के द्वारा। जी बिल्कुल, अनुकरण के द्वारा हम बचपन में भाषा को सीखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पवर्ग के जो ध्वनि होते हैं वो सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं, इसलिए पापा, ठीक है, पापा और मम्मी, है ना, ये जो वर्ड होता है ना, ये दोनों ही वर्ड हम सबसे पहले पकड़ते हैं। बच्चा जब 8वां या मतलब 9वां महीने का हो जाता है तो थोड़ा सा पापा, मम्मा ऐसे मतलब ध्वनि बोलने लगता है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये पवर्ग की ध्वनियाँ हैं, इसलिए ये अनुकरण के द्वारा सबसे पहले इन ध्वनियों को सीखता है। प्रयास के द्वारा भी सीखते हैं और परिवेश के द्वारा हम दोस्तों से बातचीत करके भाषा को सीखते हैं। तो ये सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम सहायक सामग्री का लाभ क्या है? ठीक है, अधिगम सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो देखिएगा, कक्षा अध्यापन के दौरान जिन साधनों को हम प्रयोग करते हैं पढ़ाते समय, उनको हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं या फिर अधिगम सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। ये पाठ के प्रति रुचि को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त पदार्थों को समझाने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रियाशीलता का संपादन करते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिएगा, पाठ के प्रति रुचि उत्पादन, जैसे समझ लीजिएगा बहुत कठिन पाठ है, उस कठिन पाठ को अगर हम अवधारणाओं के साथ में और चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ में अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो बहुत ही क्या होगा? रुचिप्रद हो जाएगा। इसलिए रुचि का भी हम यहाँ पर उत्पादन करते हैं और अमूर्त पदार्थों को समझाने में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, और क्रियाशीलता संपादन भी होता है, क्योंकि एक से अधिक इंद्रियों की सक्रियता रहने के कारण से क्रियाशीलता भी होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी। तो ये देखिएगा, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का जो उल्लेख होता है वो उत्तरामचरितम में होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कम से कम 2-3 जो बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं
इनके पात्र परिचय अवश्य देख लीजिएगा, पात्र परिचय, ठीक है। विशेष करके जो सेकंड लेवल के पेपर को दे रहे हैं यूपी टेट के लिए, ठीक है, उच्च प्राथमिक लेवल के जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए विशेष करके, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट होता है मिक्स अप होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कहानी है इसमें महर्षि कण्व है, ध्यान रखिएगा महर्षि कण्व, और विश्वामित्र का भी उल्लेख हुआ है। विश्वामित्र और मेनका के पुत्री हैं कौन? शकुंतला, है ना। तो शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुतों में से एक को श्रेष्ठ दिखाना हो तो प्रत्यय होता है तरप प्रत्यय, मतु प्रत्यय, तमप प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। बहुतों में से एक को अगर हम श्रेष्ठ दिखाना हो तो यहाँ पर हम, ठीक है, तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तमप प्रत्यय जैसे दीर्घतमः, दीर्घतमः का मतलब सबसे लंबा, ठीक है। छात्रेषु रामः दीर्घतमः, छात्रों में राम जो है सबसे मतलब लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? तमप प्रत्यय का प्रयोग किया। और देखिएगा यहाँ जैसे बहुतों में से एक को श्रेष्ठ दिखलाने की बात कही है, यहीं पर दो में से किसी एक को श्रेष्ठ दिखाना हो, दो में से एक को अगर हमें श्रेष्ठ दिखलाना हो तो यहाँ पर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और मतु प्रत्यय का प्रयोग हम वाला अर्थ में करते हैं, जैसे दूध वाला है तो दुग्धवान, है ना। तो ऐसे ही मतलब जो है तवतु प्रत्यय का भूतकालिक क्रियापद के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, तवतु प्रत्यय का, ठीक है। और ध्यान रखिएगा तरप और तमप प्रत्यय की, तरप और तमप जो प्रत्यय हैं इनकी घ संज्ञा होती है, और त और तवतु प्रत्यय की, तवतु जो प्रत्यय हैं इनकी क्या संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और इसका आंसर क्या था? तमप इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नारायण पंडित की कृति का नाम क्या है? हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वधम और मृक्षकटिकम। तो यहाँ पर हितोपदेश के कर्ता कौन है? पंडित नारायण पंडित हैं। मुद्रा राक्षस के कर्ता कौन है? विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त हैं, ध्यान रखिएगा। शिशुपाल वध माघ की रचना है, मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यण संधि का उदाहरण नहीं है। शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धात्रंश और श्रवणम, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा शुद्ध्युपास्य की बात करें तो सुधी धन उपास्य, है ना। ई के स्थान पर यहाँ पर य हुआ है तो यहाँ पर यण संधि हुई है, बिल्कुल सही। और मधुधन क्या होगा? अरि, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा उ के स्थान पर यहाँ पर व हुआ है, यहाँ पर भी यण संधि है। धात्री धन अंशः, धात्री धन अंशः, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है रिकार को र हुआ है, ये भी यण संधि का नियम है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। श्रवणम में ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं सभी स्वर एवं व्यंजन वर्ण, सभी ह्रस्व स्वर, सभी संयुक्त स्वर या फिर सभी व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर अल प्रत्याहार की बात करें तो अल में देखिएगा स्वर भी आता है, व्यंजन भी आता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, ठीक है। वर्णमाला के सभी, वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्णों को हम किस में शामिल करते हैं? अल प्रत्याहार में समावेश करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्री धातु में 3 प्रत्यय करने पर क्या रूप बनता है? आपसे सवाल पूछ रहा है। कृतः, ये तो क्त प्रत्यय करने पर बनता है। कृति ही, ये 3 प्रत्यय के योग से बनता है। कीर्ति ही, ये इसमें नहीं बनेगा, और उक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें तो 3 प्रत्यय की बात करें तो 3 प्रत्यय का प्रयोग हम भावार्थ में करते हैं, ठीक है, भावार्थ में प्रयोग करते हैं। और ये केवल 3 प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ही आप केवल प्रयोग करते हैं। भावार्थक स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम 3 प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह एक कृदंत शब्द है, कृदंत प्रत्यय है, सॉरी, कृदंत प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृति ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। अनिलः, गंधवाहः, मारुतः, ठीक है, शब्द किसके पर्याय हैं? आपसे सवाल पूछ रहा है, तो ये सब वायु के पर्याय हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
वायु के पर्याय हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेत्रहीनः में समास होगा नेत्रहीनः, तो इसका विग्रह होगा नेत्राभ्याम हीनः, यानी आँखों से रहित, यानी आँखों से रहित, उसको हम नेत्रहीनः कहेंगे। और देखिएगा नेत्राभ्याम हीनः है ना, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार से धनहीनः, ज्ञानहीनः, विद्याहीनः इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ में समस्या आ रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा डेली। बुआ के लिए संस्कृत पद होगा पितृश्वसा, मातामह, श्यालः, धेनु। धेनु का मतलब गाय, श्यालः का मतलब साला, और मातामह का मतलब होता है नाना, ठीक है। और यहाँ पर पितृश्वसा का मतलब होता है बुआ, ठीक है। पिता के बहन को हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंचत्रिंशत संख्या है, पंचत्रिंशत संख्या किसका बोधक है, आपसे सवाल पूछ रहा है। पंच का मतलब 5 है ना, पंच का मतलब 5 और त्रिंशत का मतलब 30, तो ये 35 का बोध कराएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पंचपंचाशत, पंचपंचाशत, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा पंचपंचाशत ये जो संख्या है ये किसका बोधक है। आपके लिए सवाल यहाँ पर ये है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और यही संस्कृत का प्रथम चंपू काव्य है। ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना बेटा। प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू है। और निरुक्त जो है यास की रचना है, बिल्कुल सही कहा। शिव महिम्न स्तोत्र पुष्पदंत की रचना है। और बृहद कथा, ठीक है, गुणाढ़ की रचना है, ध्यान रखिएगा किसकी रचना है, ठीक है, बृहद कथा गुणाढ़ की रचना है, गुणाढ़ की रचना है। और क्षेमेंद्र की रचना का नाम है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, ध्यान रखिएगा बृहद कथा मंजरी यहाँ पर इसका नाम है, इसको नोट करिएगा अच्छे से। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थापन कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। कहा कि देवेंद्र पद का संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, देवा इंद्र, देवेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर देवधन इंद्र, यहाँ पर देवेंद्र हो जाएगा, गुण संधि होगा यहाँ पर। और गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण, ये गुण संधि का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त एक और सूत्र है अदेंग गुण, ये केवल गुण संज्ञा का विधान करता है, ठीक है। ये कहता है कि अ, ए और ओ, है ना, ये 3 वर्ण क्या होंगे, गुण संज्ञक वर्ण होंगे, ये कहता है। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सकार का शकार के योग होने पर क्या परिवर्तन होता है। सकार का रेप हो जाता है, सकार का शकार हो जाता है, सकार का शकार हो जाता है, और सकार का विसर्ग ही हो जाता है। आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर। ये जो बात कर रहा है स्तुत्व संधि की बात कर रहा है, ठीक है। और स्तुत्व संधि का सूत्र कौन सा है, स्तुत्व संधि का सूत्र क्या है, स्टुनाष्टुः, ठीक है, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है कि, ठीक है, कि शकार और तवर्ग का योग, ठीक है, मूर्धन्य शकार और टवर्ग के साथ में हो, ध्यान रखिएगा। तो ये सकार तवर्ग का परिवर्तन, इस स को मूर्धन्य शकार में, तवर्ग को टवर्ग के रूप में परिवर्तन होता है करके ये सूत्र कहता है। तो इस प्रकार से देखिएगा शकार के योग होने पर यहाँ पर परिवर्तन क्या हो जाएगा, ठीक है, सकार का शकार ही हो जाएगा, राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण सर्प समस्त पद का विग्रह क्या होगा। कृष्ण सर्प, ये अक्सर सवाल पूछता है। कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है। और कर्मधारय समास विशेष्य विशेषण भाव संबंध से बनता है, विशेष्य और विशेषण भाव संबंध से बनता है, ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास।
कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः यस्य च, कृष्णः च सर्पः च, कृष्णस्य सर्पः। तो यहाँ पर कृष्णः सर्पः सामान्य यहाँ पर देखिएगा काला सांप इसका अर्थ हो जाएगा, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो यहाँ पर मुक्तये पद में विभक्ति कौन सी है? कहीं पर भी ये इस प्रकार का मुक्तये, ठीक है, मुक्तये, शक्तये, ठीक है, ऐसा अगर रहे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा चतुर्थी एकवचन का रूप होता है, ये नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। और किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? प्रथमा विभक्ति की बात करें तो विशेष करके 4 अर्थ आप ध्यान रखेंगे। प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, और ठीक है परिमाण के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। और फल प्राप्ति के अर्थ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है, इसको नोट करिएगा। सूत्र क्या है? अपवर्गे तृतीया, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यासेन ज्ञानम स्थिरम भवति, अभ्यास से ज्ञान स्थिर होता है। वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक क्या है? ठीक है, रेखांकित पद क्या है यहाँ पर? अभ्यासेन, यहाँ पर रेखांकित पद में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अभ्यास से ज्ञान स्थिर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभ्यास से साधन के तौर पर अभ्यास है, ठीक है, तो इसलिए करण तत्पुरुष समास होकर के यहाँ तृतीया विभक्ति करण कारक होकर के यहाँ तृतीया विभक्ति हुआ है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नव पलाश पलाश वनम में अलंकार कौन सा है? आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पलाश और पलाश है ना, पलाश और पलाश, यहाँ पर देखिएगा ये दो वर्ण एक जैसे रिपीट हो रहे हैं। जहाँ पर एक शब्द, एक ही शब्द 2 बार रिपीट होते हों और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर हम यमक अलंकार मानते हैं। सिंपल सी बात, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बालकेषु पद में विभक्ति कौन सी है? बालकेषु चतुर्थी एकवचन अगर होता तो बालकाय रहता है ना, और षष्ठी एकवचन होता तो बालकस्य, ठीक है, षष्ठी एकवचन का है। सप्तमी एकवचन में बालके, बालके होता सप्तमी एकवचन में केवल, ठीक है, और यहाँ पर जो है सप्तमी बहुवचन का रूप है बालकेषु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? तो 16 द्विकर्मक धातुओं की परिगणना अकथितम च इस सूत्र के अंतर्गत की गई है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, यानी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा है। छात्रों के समय को बचाता है, पाठ्य पुस्तक आपके समय को बचाता है, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। छात्रों के ज्ञान को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें पाठ्य पुस्तक के द्वारा संभव है। मौखिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। वार्तालाप, सस्वर वाचन, सामूहिक चर्चा, समस्या पूर्ति, क्रियाकलाप, आपको बताना है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा सस्वर वाचन जो होता है उसमें भी आप, ठीक है, करते हैं, और समस्या पूर्ति जो क्रियाकलाप होता है ये लिखित रूप में अक्सर हम देखते हैं, और वैसे तो मौखिक रूप में भी होना चाहिए, लेकिन मौखिक रूप में समस्या पूर्ति का मतलब कुछ एक भावों को ही आप व्यक्त कर पाते हैं, इसलिए आपका आंसर डी होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि सत्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय है, ठीक है। वर्तमान कालिक निरंतरता, इसको नोट करिएगा। वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए अगर आपसे प्रत्यय पूछता है तो सत्री और सानच यहाँ पर दोनों का आंसर हो सकता था। सानच ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वा प्रत्यय करके इस अर्थ में होता है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब आप करते हैं तो पूर्व क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
तुमुन मतलब के लिए इस अर्थ में आप प्रयोग करते हैं, के लिए इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, और त प्रत्यय का प्रयोग केवल भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मया कृष्णः दृश्यते, मया कृष्णः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या रूप बनेगा, आपसे सवाल पूछ रहा है। अहम कृष्णः पश्यामि, अहम कृष्णं पश्यामि, अहम कृष्णः दर्शयामि, मया कृष्णं पश्यामि। देखिएगा यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे में ये जो वाक्य हैं ये कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य को जब आप कर्तृवाच्य में ट्रांसलेट करते हैं तो ये तृतीया एक वचन में है, तो इसको आप क्या करोगे, प्रथमा एक वचन में ले जाओगे। मया की जगह पर क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण यहाँ पर क्या है, देखिएगा प्रथमा एक वचन में है तो द्वितीय एक वचन में इसको ले जाओगे तो कृष्णम बनेगा। तो अहम के साथ क्या होगा, तो अहम के साथ पश्यामी, तो अहम कृष्णम पश्यामी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं बस से विद्यालय जाता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा अहम बसयाने विद्यालयम गच्छामि, मैं बस में विद्यालय जाता हूँ। अहम बसयानेन विद्यालयम गच्छामि। अब यहाँ देखिएगा इस वाक्य में बस से, ये यहाँ पर देखिएगा बस से साधन है आपके विद्यालय में पहुँचने में। ठीक है, तो साधन के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। तो साधन में करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल हो गए यहाँ पर समाप्त। ठीक है, और अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको PDF प्राप्त हो। संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा। ठीक है, सुबह की क्लास को भी मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, और थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और इसी तरह से डेली प्रैक्टिस चलता रहेगा आप लोगों का। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिए।